Dr. Kalpana Mehta is here. She is going to talk about sufficient dialysis. So how much of dialysis is sufficient for us? Thank you, Kidney Group Warriors. I'm very thankful that I'm here today. And I was quite affected by the number of patients who have taken care of them well. And I have been told to talk about basically impact of more or less dialysis. I was very specifically told to look into these two questions, so I would follow that, though I am not in favor of incremental dialysis. Simple reason is that we say that person dialysis में कब जाता है, जब उनका GFR और GFR जो आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो, आज MDRD फॉर्मूला है नेट पे, और जब आपका GFR लेस देन 8 ml पर मिनट होता है तब हम डायलिसिस को जाते हैं. और कोई अगर यहाँ ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक किडनी डिसीज नॉट AKI, राइट. सो जब आपका GFR इतना कम हो चुका है और कई पेशेंट को इसके पहले डायलिसिस लगता है, तो ये इंक्रीमेंटल डायलिसिस का जो कंसेप्ट चल रहा है वो इतना पेशेंट के फेवर में नहीं है. फिर भी जस्ट टू गिव इट अ लिटरेचर डिटेल्स, नंबर 1, हम कब सोच सकते हैं कि मैं शुरू में 2 हफ्ते में 2 ही बार डायलिसिस करूं. ये भी जानना ज़रूरी है कि जो मैं पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट से हूं और मेरे पेशेंट जो है मेंटेनेंस डायलिसिस नहीं होता है हमारे नायर अस्पताल में या KEM अस्पताल में, बिकॉज हमारा एक्यूट किडनी का लोड इतना होता है कि हमारे सब पेशेंट बाहर जाते हैं डायलिसिस के, एंड ये लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं. इफ़ यू अगर हमको पूछो तो उनका डायलिसिस ही होता है 3.5 hours एंड नॉट 4 hours. सो पहले आपको ये इंक्रीमेंटल डायलिसिस और ट्वाइस अ वीक डायलिसिस के लिए ये ज़रूरी है कि आपका यूरिन आउटपुट 600 ml से ज़्यादा होना चाहिए. आपका 2 डायलिसिस के बीच में वजन डिस्कवर दैट जो एक रेसिडुअल किडनी फंक्शन, आपका किडनी फंक्शन कुछ होना चाहिए. वो मेजर करने के लिए एक टेस्ट है जिसे हम करते हैं यूरिया क्लियरेंस, जो यूरिन कलेक्शन और आपका यूरिया क्लियरेंस इन द यूरिन एंड यूरिन ब्लड क्रिएटिन के साथ मेजर किया जाता है. वो कम से कम 3 ml पर मिनट होना चाहिए. और ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ के सिवा ये नीचे से जो लिखा है वो आपको होना चाहिए. क्या आपका 2 डायलिसिस के बीच में वजन 2.5 kg से ज़्यादा नहीं चाहिए. आपका हार्ट फंक्शन स्टेबल होना चाहिए कि आपको सीवियर कार्डियक डिसीज़ नहीं है, आप बार बार लो BP में जाते हो, आप वजन ज़्यादा बढ़ते हो, आपको बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है फॉर एनी रीजन्स, मोस्टली स्वेलिंग, फ्लूइड ओवरलोड, ब्रेथलेसनेस. आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड है. जैसे अभी एक पेशेंट था यहाँ, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट जो आए थे सदग्रस्त, तो उन्होंने कहा वो एक बार भी एडमिट नहीं हुए अस्पताल में. आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छी चाहिए, ये ट्वाइस इन अ वीक कंसिडर करने के लिए. नॉट टू मच ऑफ ओबेसिटी, नॉर्मल टू स्मॉल बॉडी साइज, न्यूट्रिशनल स्टेटस गुड होनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइपरकैलेमिया आप सब जानते हैं कि पोटेशियम कैन कॉज सीवियर कार्डियक अरिथमियास एंड सडन कार्डियक डेथ. सो ये पोटेशियम भी एब्सेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया होना चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉस्फेट जो पहले लेक्चर्स में सुना आपको बताया गया ज़्यादा नहीं है, एंड आपका हीमोग्लोबिन क्वाइट वेल कंट्रोल है. अगर ये सब चीज़ें हैं तो ही आप सोच सकते हैं 2 times इन अ वीक. बट अगर आप लिटरेचर, आज सबके पास गूगल है, सबको मालूम है कैसे कुछ अप्रोच करना है. अगर आप मल्टीपल स्टडीज़ देखी जाए कि ये 2 बार डायलिसिस ठीक है क्या, ये अल्टीमेटली ये सब पेशेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स दे गो बैक टू थ्राइस अ वीक डायलिसिस, राइट. सो अगर मैं मैंने जो शुरुआत में कहा वो वापस दोहराऊंगी कि आप डायलिसिस का सोचते ही हो जब क्रिएटिनिन GFR इज लेस देन 8 ml per minute, इतना कम फंक्शन है. तो दिस विल इज अवॉइडेबल एज फार एज माई पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे था कि व्हेन टू चेंज थ्राइस अ वीक, इफ एट ऑल एनीबडी गोज 2 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए, तो जब कभी गो बैक, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको ऑफकोर्स थ्राइस अ वीक डायलिसिस जाना है. नेक्स्ट, और ऑन 2 बार आपका डायलिसिस चालू है और उसमें आपका फ्लूइड ओवरलोड अनमैनेजेबल है वाटर रेस्ट्रिक्शन से, डायूरेटिक से, तो और इवन गुड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से,
और आपका पोटेशियम इज ऑल्सो अनमैनेजेबल, इट इज़ मोर देन 5.5 और 6 राउंड द क्लॉक कंटिन्यूसली, और आपका क्लियरेंस इज इनएडिक्वेट. व्हाट इज क्लियरेंस? हम हमारे BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, और इवन ऑन डायलिसिस KT/V जो होता है, एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस कैन बी हम मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज टोल्ड टू मी टू रियली एड्रेस इफ, वो था डज इंक्रीजिंग ड्यूरेशन एंड मशीन सेटिंग हेल्प इफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर. नाउ अपना पॉपुलेशन इतना है, अपना CKD इंसिडेंस इतना है, आज डायलिसिस स्लॉट मिलने में बहुत तकलीफ होती है, और कोई भी डायलिसिस स्लॉट बढ़ाए और उसका मशीन सेटिंग चेंज करे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम विदाउट कॉस्ट. सो आई डोंट थिंक कॉस्ट फैक्टर इज़ रियली कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर आकाश ने मेरे पहले कहा कि अगर आप पूरा हफ्ते का खाना सिर्फ 2 दिन में खाए तो चलने वाला है क्या? वैसे ही है. मेरी किडनी एक नॉर्मल पर्सन हो तो रोज़ काम करती है, जितना मैं पानी लेती हूँ पानी फेंकती है, कम करती है फेंकना मेरे नीड के हिसाब से. अगर मैं वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार करूँ तो अपने को प्रॉब्लम होना ही है. अगर मैं 2 डायलिसिस के बीच में 4-5 किलो वजन बढ़ा के आने वाला हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर उतना मशीन निकालेगी. मैं मेरे पेशेंट को हमेशा कहती है कि डायलिसिस मशीन इज़ अ वॉशिंग मशीन. तुम इसको जितना ऑर्डर दे दो वो निकालेगा, लेकिन पेशेंट को कितनी तकलीफ होगी इसके बाद. BP कम होना, क्रैम्प्स होना, बाद में घर जाने के बाद काम नहीं करना, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है. एंड सेकेंडली कि जब आपको इंडिकेशंस है हफ्ते में 3 बार करना तो आपको जाना ही है, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करने वाली है. जैसे आज हमारे जब जो वॉरियर्स है जिनको अवार्ड दिया गया, उनका बी हैप्पी, एन्जॉय योर लाइफ, बट वो एन्जॉय लाइफ करने के लिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होना जरूरी है. Right? So this is as far as twice in a week or thrice in a week dialysis is concerned. Next. मैं 2 बार करूँ या हफ्ते में 3 बार करूँ, उससे ज़्यादा मैं मुझे मेरे अगेन तीसरी बार कहूँगी, once my GFR is less than 8 ml per minute, मुझे डायलिसिस बराबर करना है कम से कम 3 बार, वो भी 4 घंटा मिनिमम. नाउ लेकिन ज़्यादा ध्यान 2 बार डायलिसिस करूँ या 3 बार डायलिसिस करूँ, इससे इम्पॉर्टेंट है कि मेरा डायलिसिस एडिक्वेट है. इस पे ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी है. और ये 3 चीज़ में हम हमारे सब पेशेंट्स को कहते हैं कि पेशेंट का ओन फीलिंग वो इम्पॉर्टेंट है एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस. बाद में सर्टन रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, एंड बाद में व्हाट हम बोलते हैं यूरिया काइनेटिक्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का फीलिंग, आई एम फीलिंग गुड, my well-being is good. That is the most important factor which tells you कि डायलिसिस हमारा अच्छा हो रहा है. उसके एपेटाइट गुड है, उसे उल्टी जैसा नहीं लग रहा है, उसे वॉमिटिंग नहीं हो रही है. दिस इज ऑल क्लिनिकल सिम्टम्स, पेशेंट्स की कंप्लेंट. फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, पैर में सूजन नहीं है, दम नहीं लगता है. मेनी टाइम्स दम ऐसा करके नहीं आएगा. मेनी टाइम्स पेशेंट का ओनली कंप्लेंट होता है मैं जब रात को सोता हूँ मुझे खांसी ज़्यादा बढ़ती है. ये अर्ली इंडिकेशन है कि उनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जब सोते हैं तो हार्ट उसको झेल नहीं पा रहा है. कंसेप्ट ऑफ ड्राई वेट में ज़्यादा नहीं जाऊंगी. ये जैसे डॉक्टर आकाश ने बहुत डिटेल में बताया है कि हमारे हर पेशेंट को मालूम होना चाहिए मेरा ड्राई वेट क्या है. अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. हर पेशेंट को अपना बुक उसके पास होना जरूरी है कि ये डायलिसिस में मेरा वजन कितना था, कितना हुआ, ब्लड प्रेशर कितना था, कितना हुआ, मेरा ब्लड फ्लो कितना था, मुझे हिपैरिन कितना दिया था, वो सब डायलिसिस सेंटर से बुक मिलना जरूरी है और मिल रहा है. लेकिन होता क्या है, हमारे पेशेंट, कम से कम हमारे पेशेंट जो हम हमारे देखते हैं पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में, जब ओपीडी में आते हैं उनके साथ एक अटेंडेंट होगा, कितना गोली है BP का, तो वो उसकी तरफ देखेगा, उसको मालूम नहीं होता वो क्या गोली ले रहा है. फिर वो इसको पूछो कौन सा गोली ले रहा है, हाँ मैं ये दे रहा हूँ. ऐसा नहीं चलता. हर पेशेंट ये अपनी बीमारी है, मुझे उससे लड़ना है. जैसे अपने वॉरियर्स को देखा, उसके लिए मुझे अपनी बीमारी के बारे में, मेरी दवा के बारे में, मेरे वाटर इनटेक के बारे में, कितना सॉल्ट, सब जो डाइट का पार्ट है मुझे मालूम होना जरूरी है, इंक्लूडिंग ड्राई वेट. राइट. सो ड्राई वेट जब वेट है जहां आपको डायलिसिस पे ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना ब्लड प्रेशर कम होता है, ना पैर में सूजन आती है, और ना डिहाइड्रेशन होता है.
और ये आपके डॉक्टर और टेक्नीशियन से पूछे तो आपको ये जवाब मिलता है। ऑफ कोर्स ड्राई वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर आप अच्छी तरह से खाए पिए नहीं तो आपका ड्राई वेट कम हो जाएगा, जैसे आपका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, राइट। और जैसे आप माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दूसरी बात है, लेकिन ड्राई वेट का कंसेप्ट हर पेशेंट को मालूम होना जरूरी है। सेकेंड, अगेन डॉक्टर आकाश ने कंट्रोल ब्लड प्रेशर के बारे में बताया है। हर पेशेंट को बीपी का गोली बंद करने की ट्रांसप्लांट डायलिसिस के पहले जरूरी नहीं है, वो डॉक्टर के एडवाइस से आपको करना है, क्योंकि कई पेशेंट 5 मेडिसिन पे होते हैं और उनको डायलिसिस के पहले मेडिसिन लगता है। जिसको नहीं लगता है वो डॉक्टर बता देंगे। तो ये कंट्रोल ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पेशेंट डायलिसिस के बाद और ओ के बाद उसको फटीग नहीं होना चाहिए, बोन पेन्स नहीं होना चाहिए, और ही शुड बी गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए। डायलिसिस के बाद अगर हमारे पीछे जब बोलेंगे कि प्रोटीन इनटेक नॉर्मल होता है, यू कैन टेक 1 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन, एंड दिस पेशेंट यूजुअली जो उनको फोबिया रहता है प्रोटीन और प्रोटीन का, बेसिकली वो डायलिसिस पे भी चलता रहता है। वो कंट्रोल करना बहुत, वो ही मस्ट इम्प्रूव, क्योंकि आउटकम ऑफ डायलिसिस जो लॉन्ग रन पे उनकी लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ जो है वो आपके न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करती है। जितनी न्यूट्रिशन आपकी खराब, उतना लॉन्जेविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर पेशेंट को हमें डायलिसिस एडिक्वेट है, एक तो पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, व्हाट इज कॉल्ड पेशेंट्स वेलबींग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज ये है ऑफकोर्स डॉक्टर का काम है, लेकिन पेशेंट जो अपनी एक लंबी लड़ाई लड़ने चला है उसको अपने सब मालूम चाहिए कि मेरा डायलिसिस ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम वेल बीइंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रिपोर्ट्स आपके होते हैं जो हर महीने होने चाहिए, राइट, कि मेरा हीमोग्लोबिन शुड बी 11.5, मेरा प्री डायलिसिस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन शुड बी 80, इट शुड नॉट बी 10 and 20, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट कि 80 होना, इट मीन्स इट्स एडिक्वेट डायलिसिस, बट इफ उससे भी कम होगा तो मुझे मालूम है शायद मुझे माल न्यूट्रिशन है। पोटेशियम लेस देन 5.5 होना चाहिए, ये सब मैं प्री डायलिसिस वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका बोन हेल्थ टोटली इसके इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो हमारे यहाँ एक ग्लैंड रहती है जिसे कहते हैं पैराथायरॉयडिज्म, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो बहुत तकलीफ कर सकती है बोन को और ओवरऑल हार्ट को और अदर ऑर्गन्स को। So calcium values should be around 9 to 9.5 with other medications well taken, vitamin D and calcium carbonate supplements or other phosphate binders. मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। Phosphorus should be well maintained between at least 4 to 4.5, not high, not less. Uric acid should be well maintained around 6 to 7. And serum albumin and creatinine, ये दोनों आपके न्यूट्रिशन के मार्कर भी है। जस्ट क्रिएटिनिन मतलब मेरा किडनी खराब है, डायलिसिस ठीक नहीं हो रहा नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट ध्यान इस पर भी देना जरूरी है। एंजाइम जो हम एसजीओटी पीटी कहते हैं वो, बट नॉर्मली जो पेशेंट डायलिसिस पे है एंजाइम लेवल्स कंप्लीटली विद इन नॉर्मल रेंज होना चाहिए, इनफैक्ट लोअर होना चाहिए। इनफैक्ट ये एंजाइम्स लेवल अगर ज़्यादा है तो दो चीज़ के हम यूजुअली सोचते हैं कि लीवर पे प्रेशर आ गया है बिकॉज हार्ट फेल, बिकॉज ऑफ वाटर ज़्यादा हो रहा है, वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो रहा है, या उनको कोई वायरल हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन है। तो ये सब ध्यान देना जरूरी है, एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस। एंड यूजुअली अगर इसका डिटेल्स में भी मैं जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर हर 3 to 6 months एवरी पेशेंट के हिसाब से कि उनका कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल कितना है, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स, आयरन स्टडीज एंड वायरल मार्कर्स 3 to 6 months होना ही चाहिए, और पेशेंट को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली वैक्सीनेशन, इट्स नॉट ओनली हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, राइट। आज न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन वो 13 and 23 वैरायटी जिरा ले जरूरी है, इन्फ्लुएंजा एवरी ईयरली, एंड ऑफ कोर्स टुडे कोविड। सो ए वैक्सीनेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड डायलिसिस। ये तो डॉक्टर देखेंगे कि आपका आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि मेरा डायलिसिस ये यूरिया, आजकल पहले हम उस फॉर्मूला के हिसाब से करते थे, लेकिन आज गुड डायलिसिस मशीन्स आपको ये KT/V वैल्यू देती है। इफ़ इट इज़ बिटवीन 1 to 1.2 इट मीन्स आपका डायलिसिस अच्छी तरह से चल रहा है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट टॉक अबाउट यूरिया रिडक्शन रेशियोज। नेक्स्ट, या नाउ द बेसिक टॉपिक विच वॉज दैट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मोर और लेस डायलिसिस। डायलिसिस अच्छा होना जरूरी इसके लिए है कि ये बाकी के सब आपके अवयव जो है वो नॉर्मल होने चाहिए।
जैसे मैं हमारे पेशेंट को नायर अस्पताल में हमेशा बताती हूँ कि अगर मैं घर साफ करूँ, एक दिन नहीं करूँ, कुछ गंदगी नहीं दिखेगी, 2-3 दिन रखेगी, ठीक है, चल सकता है, लेकिन 7 दिन 15 दिन में नहीं करूँगी तो कहाँ ना कहीं स्पाइडर वेब दिख जाएंगे, घर गंदा दिख जाएंगे, लेकिन उसे टाइम लगता है दिखने में। सो अगर आपका डायलिसिस ठीक से नहीं होगा तो धीरे धीरे ये जो टॉक्सिन्स बॉडी में है, एंड माइंड यू क्रिएटिनिन इज जस्ट वन, देयर आर मेनी ऑफ देम इन ब्लड, क्रिएटिनिन इज जस्ट एन अपने मेजर कर सकते हैं। तो ये जब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो उसी ब्लड में अपने अदर ऑर्गन्स काम करते हैं, हार्ट, ब्रेन, राइट, इंटेस्टाइन, नर्व्स। धीरे धीरे अगर आपको उसी घर में बिठाया जाए जो अनक्लीन है, आपको कैसा महसूस होगा, उसी तरह से आपके अदर ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने, उनका फंक्शन कम होते जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क आता है डायलिसिस पेशेंट पे इस हार्ट पे। तो इसीलिए एडिक्वेट डायलिसिस इज सबसे इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस अच्छा होना चाहिए जो पेशेंट का वेल बीइंग, सर्टन ब्लड रिपोर्ट्स एंड व्हाट वी कॉल एज यूरिया काइनेटिक्स। सो ये एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस विल हेल्प यू टू मेंटेन अपने हार्ट कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, बिकॉज बहुत टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द पुअर आउटकम इन डायलिसिस पेशेंट इज बिकॉज ऑफ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स। One is heart and second is infection, right? तो ये important आप ध्यान में रखिए, whether it is ischemic heart disease, that is heart angina और heart हम जिसे कहते हैं anginal pain और ischemic heart disease, cardiac arrhythmias और sudden death, right? तो इसके लिए देखना जरूरी है। High potassium can be very bad for heart as well as muscle. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू डायलिसिस अगर ठीक नहीं होगा तो आपका रिस्पॉन्स टू एरिथ्रोपोइटिन पुअर होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, राइट? और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, आपको फटीग, आपको वीकनेस, ये सब महसूस होगा। और उसके सिवा अगर हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होगा इनएडिक्वेट डायलिसिस की वजह से, बिकॉज ईपीओ को एरिथ्रोपोइटिन को रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है, ऑल अदर प्रॉब्लम्स विल कम। Hepatitis B infection, hepatitis C infection, HIV possibility might come. And hence, adequate dialysis is important. Severe bone disease. अगर डायलिसिस एडिक्वेट नहीं होगा तो हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा है, जो नॉर्मली 200 की 900 के बीच में रहनी चाहिए, हमारे पेशेंट जो अगर जो एडिक्वेट डायलिसिस नहीं ले रहे, उनकी वैल्यूज़ हमने देखी है 2000, 2500। और इनको पेशेंट को बहुत बार पैराथायरॉयड की सर्जरी करनी पड़ती है अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं आए। तो प्रिवेंशन इज बेटर, सो एडिक्वेट डायलिसिस इज बेटर, राइट? नेक्स्ट इज नर्व। लाइक डायबिटिक पेशेंट को हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, न्यूरोपैथी होना, वैसे ही ये पेशेंट को, सीकेडी पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है, और ये भी गुड डायलिसिस से कंट्रोल हो सकती है। एंड लास्टली इन्फेक्शन। आप डायलिसिस पे जा रहे हो, आपका फिस्टुला है, आपका कैथेटर है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, ये सब आपको वैक्सीनेशन नहीं लिया है, आपको प्रीडिस्पोज करेगा इन्फेक्शन को। एंड हेंस एडिक्वेट डायलिसिस और ये वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड से just don't think about twice or thrice a dialysis. What is important is not the cost of dialysis, but is important the good quality of life. Next. अगर एडिक्वेट डायलिसिस चाहिए तो उसके लिए आपका एक्सेस अच्छा चाहिए, जो डॉक्टर अमित ने आपको अच्छे डिटेल में बता दिया है, राइट? बट उसके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अर्ली फिस्टुला, विच अगेन आई विल नॉट गो इन टू डिटेल। डू फिस्टुला आपको करना है जब आपका GFR इज 30 ml per minute. And as I said, GFR is not a big deal. नेट पे जाइए, MTRD फॉर्मूला टाइप कीजिए, यू कैन, आप अपना खुद का GFR कैलकुलेट कर सकते हो। ये करना जरूरी है क्योंकि फिस्टुला डेवलप होने को, जब भी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मेरा फिस्टुला में जो कैथेटर नहीं डालना है, मेरा फिस्टुला तैयार होने वाला है 3 हफ्ते में। कांट से, बिकॉज फिस्टुला तैयार होने में टाइम लग सकता है, कभी कभी वो 15 to 20% में फेल भी हो सकता है बिगिनिंग में। तो इसीलिए आपको टाइम देना जरूरी है कि जब आपको फिस्टुला डेवलप होने में एडिक्वेट समय दो। वो 3 हफ्ते से तो बहुत कम बार होता है, कम से कम 6 weeks टू, एंड डायबिटीज़ में 6 महीना भी लग सकता है। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, रेगुलर मॉनिटरिंग। आपको डॉक्टर अमित ने वापस कहा है कैसे थ्रिल को चेक करना है,
मैं उसे एक स्टेप आगे जाऊंगी कि आप सोनोग्राफी मॉनिटरिंग ऑफ दैट फिशुला वंस इन 6 months बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका डायलिसिस ब्लड फ्लो 300 ml पर मिनट रहता है, उसके लिए फिशुला में फ्लो होना चाहिए 600 to 1000 ml पर मिनट। तो जब तक वो बहुत कम नहीं हो जाता आपके डायलिसिस पे आपको समझेगा नहीं, इसलिए ये मॉनिटरिंग, एग्जामिनेशन लोकल एज वेल एज सोनोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका फिशुला अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो यू आर गोइंग टू फेस मिजरी, एंड वी मस्ट अवॉइड द मिजरी फॉर सच स्ट्रॉन्ग पेशेंट्स ऑफ मल्टीपल डायलिसिस कैथेटर प्लेसमेंट। फिशुला फेल हुआ तो यू आर गोइंग टू प्लेस कैथेटर इधर, उसके साथ इन्फेक्शन भी आता है, उसके साथ इनएडिक्वेट डायलिसिस भी आता है, और जब हम यहाँ नली डालते हैं, आप जानते हैं वो बड़ी नली जाती है यहाँ, वो वेसल को थोड़ा डैमेज करके वहाँ नैरोइंग कर सकती है, और जब वो वेसल नैरो होती है तो यहाँ फिशुला डेवलप अच्छी तरह से नहीं होता। सो अर्ली फिशुला एंड रेगुलर मॉनिटरिंग वंस फिशुला इज डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, राइट, so sufficient dialysis is adequate, essential because kidney तो ऑलरेडी आज किडनी के लिए हमने डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट भी है, लेकिन अदर ऑर्गन्स जिसमें एक नॉर्मल इंटरनल मिल्यू चाहिए, हार्ट को, ब्रेन को, नर्व्स को, मसल को, लीवर को, वो इंटरनल मिल्यू गुड डायलिसिस से ही आ सकता है। बट सिंस दो मेरा आज टॉपिक डायलिसिस है, आई वुडंट end by without talking about kidney transplant because ये complete rehabilitation है, और आपके सब पेशेंट से आपने देखा है यहाँ जो ऑलमोस्ट 14 to 20 years उनका ट्रांसप्लांट चल रहा है, राइट। सो एक झाड़, अगर मैं वापस मेरे पेशेंट को कहती हूँ, अगर मुझे एक झाड़ लगाना है एक ज़मीन पे, या फार्मर जब झाड़ लगाता है उसे उसकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल चाहिए। मराठीत आपण म्हणतो जमीन सुपीक पाहिजे तरच ते झाड नीट वाढेल, राइट। सो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रांसप्लांट, हमारी बॉडी तो ठीक चाहिए वो किडनी एक्सेप्ट करने के लिए, ओके। तो प्लीज़ हमारा ध्यान एडिक्वेट डायलिसिस पे चाहिए, एंड कॉस्ट कम करने के लिए वो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, बिकॉज अनी में आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है ट्वाइस अ वीक करके इनएडिक्वेट डायलिसिस होके बाकी के प्रॉब्लम होते हुए। थैंक यू।